नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैंने 3-4 महीने पहले बात की थी। उस समय आप अपनी रैलीज को शुरू कर रहे थे, बहुत भीड़ देखा कि आपकी रैलियों में खूब भीड़ भी होने लगी। तो अखिलेश जी ये बताइए कि चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली, डिजिटल प्रचार कर दिया है, इससे मन बेचैन है या सुकून में है आप? मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ आपका भी धन्यवाद दूंगा कि आज मुझे मौका मिला आपके चैनल पे बात करने का। जनता का इसलिए कि जो जन समर्थन दिखाई दिया विजय रथ यात्रा के माध्यम से और जिस तरीके से जनता ने रथ के साथ सहयोग और समर्थन किया, उससे पूरी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब मतदान होगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और ये जन समर्थन इसलिए भी आया है कि 4.5 साल से ये डबल इंजन की सरकार ने जो झूठे वादे किए थे, जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, इनका हर वादा जुमला निकला, इनका विज्ञापन झूठा है। आज किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, सबसे बड़ा वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी होगी। जिस तरीके से हर चीज महंगी हो गई, कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं, आज खाद मिल नहीं पा रही है, आज डीजल पेट्रोल महंगा है, जो फसल किसान ने पैदा भी की उसकी कीमत सरकार नहीं दे पा रही। ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौजवानों को भी बड़े बड़े सपने दिखाए, कहा कि सरकार उनकी बनेगी तो रोजगार और नौकरी मिलेगी। मुझे याद है जब इन्वेस्टमेंट मीट उत्तर प्रदेश में हुई और इन्वेस्टमेंट मीट के बाद डिफेंस का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और ये कहा गया लगातार कि इनके इन्वेस्टमेंट आ जाने की वजह से रोजगार और नौकरी के बड़े अवसर मिलेंगे। लेकिन आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं नौजवान, तो देखते हैं कि 5 साल में उन्हें नौकरी रोजगार नहीं मिले। तो आप जो बाहर वाली जो रैलीज होती थी जिसमें भीड़ इकट्ठी होती थी, उसको आप मिस कर रहे हैं? हालांकि जो चुनाव की रौनक थी, जो चुनाव की खूबसूरती थी, न केवल हम लोग उस तरीके से खुश नहीं है जितना खुश होना चाहिए था। रैली होती तो शायद हम अपनी बात कह पाते। रैली के ना होने से न केवल पॉलिटिकल पार्टीज का नुकसान हुआ है जो विपक्ष के लोग हैं, बल्कि तमाम लोगों को नौकरी रोजगार मिल जाता था। न जाने कितने टेंट वालों को, मंच बनाने वालों को, कुर्सी वालों को, माइक वालों को, और कितना एडवर्टाइजमेंट था, वो सब खो गया। लेकिन जो पाबंदियां लगी, उन पाबंदियों को अपनाते हुए, नियमों का पालन करते हुए समाजवादी पार्टी लगातार प्रचार कर रही है, उसके प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता का जो आक्रोश है वो वोट में बदलेगा। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड देख रहे हैं? क्योंकि आपने एक सवाल उठाया था इलेक्शन कमीशन के सामने कि इन रैलीज में ये जो है ये लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। क्या 15 दिन के बाद आप ये देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, या आपको कुछ उसमें कमी नजर आ रही है? मुझे लगता है क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बात को कहा है कि वर्चुअल रैलीज होंगी, डिजिटल प्रोग्राम होंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस बात पे भी निगरानी रख रहा होगा कि जो तमाम चैनल्स हैं, जो चाहे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हैं, उसमें क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समय बराबर मिल रहा है या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर निगरानी करेगा और कोई ना कोई नियम जरूर बनाएगा, सरकारी चैनल के बने और प्राइवेट चैनल के लिए भी बने। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डिजिटली और वर्चुअली भी साउंड है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटे। यहाँ पर SCL जैसा कैंपस बना, तो समाजवादी पार्टी तो मुकाबला एक हद तक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पहले से तैयारी थी, हमें दुख होता है इस बात का, या कहें कि आश्चर्य है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसे थी। चुनाव आयोग ने तो बाद में फैसला लिया, लेकिन इनके यहाँ पहले से डिजिटल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। जी, वो तो देखिए हर पार्टी अपने लिए तैयारी करती है और अब भारतीय जनता पार्टी ने किया। मेरा सवाल आपसे ये है अखिलेश जी कि ये बताइए कि चुनाव जो है वो आमने सामने हो गया है, सपा वर्सेस बीजेपी। अब ये आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये इसका डर है कि एकदम डायरेक्ट चुनाव हो गया है, जो लड़ाई है वो एकदम डायरेक्ट लड़ाई है? देखिए, जहां तक चुनाव का है, समाजवादी पार्टी तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता इसलिए चुनाव लड़ रही है, कल ही की खबर आपने देखी होगी, डिप्टी CM को उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों ने दौड़ा लिया, उनको हटना पड़ा कार्यक्रम से। इससे पहले इनके विधायक को एक मंच पे एक किसान ने कूटा,
उससे पहले एक सांसद कूटे गए जनता से, और कई जगह इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। तो ये जो जनता का आक्रोश है और जनता में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। ये किसी भी रास्ते से जाएंगे, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है इनके खिलाफ। आप लोगों का एक नारा है कि कोई नहीं है टक्कर में, जीता है सब चक्कर में, कुछ इस तरीके का आपने नारा एक लगाया, आपके लोग लगाते नहीं हैं इस बार। तो वो नारा जो है उसमें लगता है कि तमाम लोगों को आपने जोड़ लिया अपने साथ, एक अपना बड़ा गठबंधन बना लिया। लेकिन आज ही देखा गया कि आपने एक गठबंधन बनाया, लेकिन मायावती जी अभी तक बीएसपी बड़ी क्वाइट थी, बहुत चुप थी, और सडनली जिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने काफी ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो कि आपके कभी टिकटार्थी थे, उन लोगों को तो उसका खामियाजा सपा को मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। अक्सर ये होता है चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों का इधर जाना और उधर जाना, लोगों को जोड़ना। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल हैं और जो लगातार अपने समाज में काम कर रहे हैं उनको जोड़ा जाए, और उसमें समाजवादी पार्टी को व्यापक रूप में समर्थन मिला। आज जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, चाहे वे स्वामी प्रसाद मौर्य आए हों, चाहे पहले से संजय चौहान रहे हों, दारा सिंह चौहान मंत्री जी आए हों, सैनी एक मंत्री वो आए हों, या महान दल है, या आरएलडी जो जिस क्षेत्र में भी चुनाव होने जा रहा है, और भी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े दल हैं इनका, और हमारे साथ अपना दल के है। आप बीएसपी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, क्या बात है? मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की कोशिश रही इन दलों को लाए। वो तो ठीक है आपने लाया, लेकिन मुझे ये बताइए कि बीएसपी के ऊपर आजकल आप बहुत बोल नहीं रहे। बीएसपी क्योंकि अपने सिद्धांत से हट गई। बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के जो अंबेडकरवादी थे, बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलने वाले, माननीय काशीराम जी को आगे बढ़ाने वाले लोग, वो तमाम समाजवादी पार्टी में इसलिए शामिल हो गए क्योंकि जिस भावना से पार्टी का गठन हुआ था, जिस भावना से बड़े पैमाने पे लोग जुड़े थे, आज वो देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उस रास्ते में नहीं है। इसलिए तो बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, और कोशिश की गई है कि इस चुनाव में समाजवादी लोग और अंबेडकरवादी लोग मिलकर के लोकतंत्र और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बचाएं। लेकिन उन्होंने जो टिकट बांटे बीएसपी ने, अभी जब आज ही की बात है, तो वो आपको हरवाने के लिए इस तरीके का टिकट दे रही है या बीजेपी को हरवाने के लिए? मैंने पिछली बार भी जो विधानसभा चुनाव देखा था जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने, हालांकि वो उनका एक अपना तरीका है सिलेक्शन करने का, किस प्रत्याशी को टिकट देना है, लेकिन उनका भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं था लक्ष्य। उनका लक्ष्य ये था कि कैसे समाजवादी पार्टी ना सरकार बना ले। तो स्वाभाविक है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, पॉलिटिकल सर्कल में लोग जानते हैं, प्रेस जानती है, जनता जानती है कि बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है। वो इस कोशिश में है कि समाजवादी पार्टी कैसे रोकी जाए। लेकिन अखिलेश यादव के लिए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो है ना आज की डेट में, क्योंकि आपके पास जो आपने भाई आपकी पार्टी बहुत बड़ी रही है उत्तर प्रदेश में, और आप हर जगह पे आपके लोग तैयार थे, बहुत सारे टिकटार्थी थे जो कि समाजवादी पार्टी के थे। अब आपने बाहर से लोगों को आप लेके आए हैं, आपको उनको टिकट देना पड़ रहा है, तो जिसे कहते हैं आपके जो अपने लोग थे वो कहीं ना कहीं तो नाराज होंगे ना। स्वाभाविक है, क्योंकि त्याग तो समाजवादी पार्टी को ही करना पड़ेगा, और मेरी कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी लोगों को शामिल करें। तो आप देख रहे होंगे कई लोग जो अगर हमारे प्रत्याशी अच्छे हैं तो सिंबल चाहे दूसरी दल का रहा हो उनको भी मौका मिला है चुनाव लड़ने का, लेकिन समाजवादी लोग जो हैं वो त्याग के लिए तैयार हैं और परिवर्तन के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारी पार्टी में टिकट को लेकर के बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं है। कह रहे हैं कि आजकल आप जब सिंबल बांट रहे हैं ना, इस तरीके की बात ही चल रही है, को टेबल के नीचे से आप दे रहे हैं, सही है क्या? नहीं, टेबल के नीचे नहीं दे रहे हैं, लेकिन सूची को हम लोग जाके निकले। अब भारतीय जनता पार्टी को इस पे भी परेशानी है कि समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, अगर कोई शिकायत करनी कि हम सूची क्यों नहीं देने, चुनाव आयोग को जाए शिकायत करें जाकर के। जो नियम है, जिस तरह का बनाया हुआ है, हमने व्यवस्था बनाई है कि जिन प्रत्याशियों को तय कर लिए टिकट उनको हम बी फॉर्म दे रहे हैं, ए फॉर्म दे रहे हैं उनको। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि सही है? आपके यहाँ पर जो प्रेशर ग्रुप्स है उनको आप संभाल पाएंगे इस तरीके से, नीचे से टेबल के नीचे सिंबल दे करके? नहीं, लोग तो खड़े होंगे ना। देखिए, जो सिंबल मिलता है, और आजकल तो इतना डिजिटली सब लोग इक्विप्ड हैं कि जिस मोमेंट उन्हें टिकट मिलता है या ए या बी फॉर्म मिलता है वो तुरंत अपने व्हाट्सएप पे डाल लेते हैं या सोशल मीडिया पे डाल लेते हैं। तो ये बात कहना कि हम छिपा रहे हैं, कोई बात छिपा नहीं रहे।
क्योंकि हम अभी सूची इकट्ठी जारी करेंगे कई फेसेस की, इसलिए फर्स्ट 2 फेसेस की अभी डिक्लेयर की हैं सीट्स, तो उनको बी फॉर्म क्योंकि तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी इसलिए भी करनी कि बहुत सारी जानकारी उन्हें हासिल करनी है। दूसरा ये है कि कुछ चीजें आपको इलेक्शन कमीशन को 48 घंटे में बतानी है, तो अगर सूची जारी होती है तो सभी इकट्ठा पार्टी में इतना प्रेशर होगा, एक बी फॉर्म लाने के लिए वालों की सूची के वो लोग आएंगे, प्लस जिनकी टिकट कट जाएगी वो पार्टी काले में आ जाएंगे, तो पाबंदी जो लगी है, जो नियम बने हैं कोविड के, उनका भी उल्लंघन होगा। इसलिए कोविड का उल्लंघन ना हो, नियमों का पालन करें। आप पतली गली से निकल रहे हैं, बोलिए ना सही कि आप पतली गली से निकल रहे हैं, इससे चीजों को हैंडल कर लेंगे। क्योंकि फेसेस में चुनाव है तो फेसेस में ही हम दे सकते हैं फॉर्म्स, और इकट्ठे लोग आ जाएंगे तो कल को एफआईआर हो जाएगी हमारे ऊपर। अभी कुछ दिन पहले वैसी एफआईआर हुई थी, इसलिए नियमों का पालन करते हुए हम लोग फेसेस में और आराम से ए फॉर्म बी फॉर्म दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बड़े गाजे बाजे के साथ इमरान मसूद आए थे, बेचारे आए और अब फंस गए। नहीं, इमरान उनको टिकट भी नहीं मिला, इतने सारे लोगों को भी लेके आए, एमएलए को भी लेके आए। नहीं, उनका इमरान जो पार्टी में आए हैं और उनके साथ जो लोग आए हैं उनका पूरा सम्मान होगा। मतलब एडजस्टमेंट्स के लिए आपने हाँ बिल्कुल, और जो क्योंकि पॉलिटिकल आदमी जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसका एक अपना कैरियर होता है, उसके साथ कुछ लोग जुड़े होते हैं, वो तभी शामिल होता है या तभी साथ देता है जब उसका भी सम्मान हो। तो मैं क्योंकि कई बार आए, मुलाकात हुई, तो जो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं उन सबको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि 80-20 का इलेक्शन है। अब 80-20 का इलेक्शन जो है उसको आज की डेट में अखिलेश यादव कैसे देख रहे हैं? वो तो बहुत क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि भाई 80-20 का इलेक्शन है, 80 वर्सेस 20%। वो अब दोबारा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन उन पे पाबंदी लगा देगा। अगर ये भाषा का इस्तेमाल होगा तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो देख रहे हैं वो ऐसे लोगों पर पाबंदी लगा देंगे। वो ठीक कह रहे हैं, 80-20 कहते हैं, कभी कहते हैं 3/4 बहुमत मिलेगा। 80% लोग समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो सहयोगी दल है उनके साथ जनता है, और 20% जनता खिलाफ है। तो 100% जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। और जो लोग 3/4 कह रहे हैं उन्हें गणित का एक लगाना पड़ेगा अध्यापक, जो 3/4 है वो कम से कम समझ लें कि जब 100% जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो 3 या 4 ही सीट जीतेंगी। पर ये बताइए, बीजेपी ने तो अभी से ही कैराना शुरू कर दिया। अमित शाह कल डोर टू डोर कर रहे हैं, कहीं जेपी नड्डा वहां डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी ने कैराना शुरू कर दिया, मुजफ्फरनगर शुरू कर दिया। तो क्लियर कट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो एजेंडा है वो यही होने वाला है। कैराना है, मुजफ्फरनगर है, दंगे है, मुस्लिम्स है, यही तो होगा। मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग ने वो तस्वीरें और वीडियो देखे होंगे, और चुनाव आयोग जरूर इसको नोटिस लेगा कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सीनियर लीडर से लेकर के सब लोग कोरोना फैलाने गए थे कैराना में। और कोरोना फैलाने इसलिए क्योंकि किसी के पास मास्क नहीं था। और जहां तक सवाल लेकिन गली गली घूमने का है, को तो मुझे अरेस्ट कर लिया ना, मतलब वो मुझे अंडर अरेस्ट। नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो कोरोना फैलाने गए थे बिना मास्क लगा करके गली गली घूम रहे, मैं जनता को बधाई दूंगा कि जनता की इतनी नाराजगी है, इतना आक्रोश है कि इन्हें गली गली आना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जो डबल इंजन की सरकार का बता रहे थे। अभी सुनने में आया कि लखनऊ में बड़े बड़े भोंपू लगा करके कुछ गाड़ियां निकली हैं जो झूठे वीडियो दिखाएंगे, झूठे स्टेटमेंट्स दिखाएंगे। जिस पार्टी ने विज्ञापन झूठे लगाए हों, जब इन्हें फ्लाईओवर दिखाना तो बंगाल का फ्लाईओवर दिखाया, जब इन्हें कारखाने दिखाने थे अमेरिका के कारखाने दिखाए, जेवर जैसे एयरपोर्ट में चीन का एयरपोर्ट दिखाया। तो अब गली गली घूम रहे इसीलिए क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। और ये डबल इंजन की सरकार में लखनऊ वाले, दिल्ली वाले एक दूसरे के पहिए के नट बोल्ट खोल रहे हैं। एक बात बताइए, बीजेपी को तो एक मुद्दा मिल गया ना, जब आपके कैराना का उम्मीदवार जेल चला गया, उनको तो एक मुद्दा मिल गया ना। नहीं, ये मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि केवल झूठे मुकदमे लगाना, चुनाव न लड़ पाए इसलिए उसके मुद्दा बन जाए, इसलिए मुकदमे लगे। चुनाव में मुद्दा बने, स्ट्रैटेजी देखिए बीजेपी की। बीजेपी कितना आगे सोचती है कि आज मुकदमे लगाएंगे, फिर एनएसए लगाएंगे, फिर ये कार्रवाई करेंगे, चुनाव की तारीख आ जाएगी। ये पूरा वेल प्लान भारतीय जनता पार्टी का है। और जहां तक सवाल कैराना के पलायन का है, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के पलायन का सवाल क्यों नहीं उठाती? होम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये बताएं कि उत्तराखंड में 1000 गांव ऐसे हैं जहां एक आदमी नहीं रह रहा, सब चले गए गांव छोड़ करके। लाखों लाख लोगों का पलायन हुआ
क्या भारतीय जनता पार्टी उन गांवों में जाएगी? क्योंकि चुनाव वहां पर भी है। मुझे उम्मीद है, मैं इंतजार करूंगा कि उत्तराखंड के गांवों से जो पलायन हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर, क्या भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मिनिस्टर्स, क्या वहां के मुख्यमंत्री उन गांवों को भी देखने जाएंगे जिन गांवों से पलायन हुआ है बड़े पैमाने पर। अच्छा, अमित शाह जी अभी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है वो भारत के भाग्य का इलेक्शन है। ठीक कह रहे हैं। जो अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये भारत के भाग्य का चुनाव है तो उन्होंने ठीक कहा। इस बार भारत की परिभाषा ये है कि जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रहते हैं, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब का चुनाव है, तो भारत का चुनाव अगर है तो गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का भी चुनाव यही है। अच्छा अखिलेश जी, ये देखा गया कि आप जो है चुनाव को बैकवर्ड वर्सेस जैसे कास्ट के बेसिस पे लेके जा रहे हैं और वो हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे लेके जा रहे हैं। इसके बीच में जनता क्या डिसाइड करे, क्यों डिसाइड करे? विकास की बात होनी चाहिए और चीजों की बात होनी चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन इस तरीके का लग रहा है। समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है वो देश और दुनिया ने देखा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डिजाइन ना होता, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट ना होता, उस समय अगर न सोचा गया होता तो शायद प्रधानमंत्री जी हरकुलस एयरक्राफ्ट से उस एक्सप्रेसवे पर नहीं उतर पाते। वो समाजवादी लोगों की देन थी जिसकी वजह से हरकुलस जैसा बड़ा हवाई जहाज उस हाईवे पर उतर पाया। जो मेट्रो के उद्घाटन हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है। जो तो कई उद्घाटन हुए एयरपोर्ट कुशीनगर का, अपने टेन्योर में आप अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाए कि हम ये विकास कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, आप अपनी बात को नहीं रख पाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने में, गुमराह करने में कामयाब हो गई। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल का कार्यकाल देखा है, दिल्ली की सरकार देखी है, लगातार जिसने महंगाई बढ़ाई है, लगातार नौकरियां छीनी गई हैं और बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ा रही हैं। नौकरियां नहीं है, आज सरकारी संपत्ति बेची जा रही है। तो जो 4.5 साल में जनता ने कार्यकाल देखा है और डबल इंजन की सरकार का कामकाज देखा है, इसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। यहाँ की योजनाएं ठप की हैं। 1-2 योजनाओं के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया। अच्छा ये बताइए, आप चुनाव जो है लड़ रहे हैं करहल से, एक ही जगह से लड़ेगा या किसी और दूसरी तीसरी? मैं चुनाव एक ही जगह से लड़ रहा हूँ फिलहाल। लेकिन अगर जनता फिलहाल का मतलब पार्टी अगर कहेगी, क्योंकि पाबंदी है, आप ज्यादा जगह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अब तो ज्यादा 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहले एक समय था कि लीडर्स 3-3 जगह, 4-4 जगह चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन 3-3 जगह चुनाव लड़ते थे। करहल से लड़ रहे हैं? हाँ, मैं करहल से, क्योंकि पार्टी ने तय किया कि आप करहल से लड़िए, तो उससे करहल से चुनाव लड़ूंगा। ईस्टर्न यूपी से भी लड़ेंगे और जगह से? अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन अगर पार्टी कुछ कहेगी और अगर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन में कितने चुनाव लड़ सकते हैं वो भी देखा जाएगा। मतलब इस बार आप पूरी तरह से एकदम तैयार है कि जहां भी हो, जहां से भी हो सकता है, मैं लड़ूंगा, बढ़ूंगा, कटूंगा, क्या होगा? नहीं, मैंने तो तय किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और जनता जो परिवर्तन चाहती है, क्योंकि जनता आज चाहती है कि एक्सप्रेसवेज बने, जनता चाहती है कि मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो। कोरोना के समय पर जिस तरीके के लोगों के साथ जो व्यवहार किया सरकार ने, कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसा भी व्यवहार हुआ होगा। लॉकडाउन में मजदूरों के साथ व्यवहार क्या था, मजदूरों को छोड़ दिया इन्होंने, वो बेचारे पैदल अपने घर पहुंचे, कई लोगों की जान चली गई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। दूसरा, जब कोरोना आया, जब सबसे ज्यादा अस्पताल की, दवाई की, ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोग भटकते रहे, लोग अपने परिवार के लिए दवाई ऑक्सीजन मांगते रहे, ये सरकार नहीं दे पाई। ओवैसी तो ये कहते हैं कि काश अखिलेश यादव कोरोना के टाइम में बाहर निकले होते, वो तो दिखे ही नहीं। नहीं, ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। सबसे ज्यादा लोगों की मदद जो हम लोग कर सकते थे समाजवादी पार्टी ने की, और जगह जगह जिसने भी मदद मांगी हम लोगों ने मदद की, हमारे कार्यकर्ताओं ने मदद की, नेताओं ने मदद की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी, वो सरकार में थे, उनकी जो टीम 11, टीम 20 जो बैठी हुई थी, उसने कितना बड़ा धोखा दिया उत्तर प्रदेश की जनता को कि उत्तर प्रदेश की जनता को इलाज नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिली, मजबूरी में लाशें बह रही थी गंगा में। जी, अब एक बात बताइए कि ओवैसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो आकर के यहाँ आते हैं, खूब शिरकत करते हैं, बयानबाजी करते हैं, बोलते हैं। उनके बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो लड़ाई में नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, उनका दल बदलाव नहीं ला सकता। पर एक बात बताइए
कि आपके परिवार में एक तरफ से आया राम हो रहा है, दूसरे तरफ से गया राम हो रहा है। एक तरफ आपने चाचा को आप लेके आए, वो जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल जी, और दूसरी तरफ आपकी जो फैमिली की बहू है अपर्णा जी, वो चली गई और वो कह रही है मैं बीजेपी के राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर बीजेपी गई हूं। भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। जो आरोप लगाते थे परिवारवाद, हमारे ही परिवार को लेके जा रहे हैं। कम से कम समाजवादी विचारधारा का विस्तार उनकी पार्टी में भी होगा। समाजवादियों का हमेशा ये नारा रहा कि लोकतंत्र बचे, संविधान बचे। हमें उम्मीद है कि परिवारवाद जहां खत्म होगा, वहीं समाजवादी लोग जो जा रहे हैं वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में लड़ेंगे। आपके एक और रिश्तेदार है, वो कह रहे हैं कि आपने पिताजी को, मुलायम सिंह जी को कैद कर रखा है। नेताजी का जितना सम्मान कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, या समाजवादी पार्टी में जितने लोग हैं सब सम्मान करते हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलनी है उन्हें, शायद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लाभ दिया होगा, और जो लाभ देने वाले लोग हैं और परिवार में लड़ाने वाले लोग हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है। परिवार में झगड़ा कराना, समाज में खाई पैदा करना, जो समाज में खाई पैदा करे समझ लो वो है भाजपाई। अच्छा, आपने चुनाव से पहले एक बड़ा वादा किया है पेंशन का। जब आप सरकार में थे तब तो आपने कुछ नहीं किया। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि आप एक कॉर्पस फंड बनाएंगे। लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव सच में इस बात को कर पाएंगे। अगर आपको करना ही है तो आपको ट्रेजरी से जोड़ना चाहिए उनके पेंशन को। आपने कॉर्पस फंड की बात करके बात को घुमा दी है। नहीं, क्योंकि कई मौकों पर मैं बैठा हूं और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ली, जो विभाग के रिटायर्ड अधिकारी हैं उनसे राय मशवरा किया, और जितने भी संगठन के लोग जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उसमें से उनके मुख्य नेताओं के साथ, और जो जानकार है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, और जो सरकार के रिटायर्ड अधिकारी वित्त विभाग में, उनके साथ लगातार कम से कम 6 महीने बैठक हुई है। और जब 6 महीने बैठक होने के बाद सभी पॉइंट्स पे जब मैं क्लियर हो गया, क्योंकि आज अगर मैं वादा कर रहा हूं और कल मुझे पेंशन देनी पड़ेगी तो आखिरकार ये होगा कैसे, इसलिए समाजवादी पार्टी और मैंने पूरी तैयारी के साथ और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेकर के कहा है, और समाजवादी पार्टी जो करती है, जो कहती है वो करके दिखाती है। तो आप ये बताइए कि अगर इस तरीके की बात में आप जब इतना ऐलान ही कर रहे हैं, तो अगर आप बोल दीजिए कि हाँ हम उसको खजाने से जोड़ देंगे, ट्रेजरी से जोड़ देंगे, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि शायद आपके साथ, आपके ऊपर विश्वास कर ले, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। आखिरकार वो देखिए, जो पैसा कॉर्पस फंड बनेगा वो आएगा कहां से, अंततः बजट से ही देना है। तो एक फॉर्मूला या एक क्रिएट करेंगे कि कल जब पेंशन देनी पड़ेगी तो हमारे पास कॉर्पस फंड इतना हो, और जो व्यवस्था पहले से है उसमें जोड़ते हुए कि हम कैसे दे पाएंगे ये पेंशन, उसके लिए तैयारी हमें हर साल करनी पड़ेगी। और वो फॉर्मूला ऐसा बनाएंगे कि अगर सरकार कोई आगे भी आती है तो उसके किसी भी काम को रोका ना जाए और रुके ना। अच्छा, ये देखा गया अखिलेश जी कि बीजेपी जो है वो अल्ट्रा नेशनलिज्म, अल्ट्रा हिंदुइज्म, अल्ट्रा वेलफेयरिज्म, इसके बलबूते पर वो जबरदस्त तरीके से लोगों के दिल दिमाग घरों में घुस गई है, और डिजिटल पेमेंट के तो इस चीज से लड़ने के लिए, और आपके लिए ये इंप्रेशन, या समाजवादी पार्टी के लिए, आपके लिए नहीं लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये बना हुआ है, लोगों को ये विश्वास नहीं है कि सुरक्षा की भावना अगर समाजवादी पार्टी वापस आई तो फिर से रहेगी। जो लोग ये कहते हैं कि एसयूवी पर समाजवादी पार्टी के जो गुंडे चलते हैं वो फिर से शुरू हो जाएंगे अगर समाजवादी पार्टी आई। तो इसी तरीके की बात हमने देखा था बिहार में भी की गई थी जब तेजस्वी यादव के लिए। ये वाली बात को आप कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि इस बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सुरक्षा की भावना, लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा की भावना, ऐसे जनरल जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत टिच रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, एकदम अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और लगातार दूसरे दल समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते आए हैं और एक परसेप्शन ये क्रिएट किया कि समाजवादी पार्टी आएगी तो ऐसा ऐसा होगा। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से कम ये मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में सबसे बेहतर पुलिस को रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया तो समाजवादी सरकार ने दिया। और मुझे याद है जिस समय मैं पुलिस को ये रिस्पांस सिस्टम देने जा रहा था तो उस समय एक एक्सपर्ट थे प्रोफेसर वेंकट, उनको मैंने सरकार का एडवाइजर बनाया। वो समय समय पे मुझे फीडबैक देते थे और समय समय पर अधिकारियों से बैठक करते थे। वो यहाँ से लेकर के न्यूयॉर्क गए,
न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, एनवाईपीडी का रिस्पांस सिस्टम कैसे है, उनका कंट्रोल रूम कैसा है वो देख करके आए। ह्यूस्टन में पुलिस कैसे काम करती है वो देख करके आए। उसके बाद सिंगापुर का जो कंट्रोल सिस्टम है वो देख करके आए। और उसके बाद हमने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कि हमारे थाने कैसे चलते हैं, पुलिस का बिहेवियर क्या है, पुलिस का एक्शन कैसे लेती है, उस सब को साथ जोड़ करके एक डायल 100 दिया, जो आज वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम है। दूसरा कि एक पुलिस हेडक्वार्टर बनाया कि पुलिस विभाग के लोग कोई कहीं बैठता था, कोई कहीं बैठता था, एक रूफ के अंदर सब पुलिस अधिकारी और कर्मचारी और विभाग आए, जिससे कि अगर हमें किसी की मदद करनी पड़े, लॉ एंड ऑर्डर में काम एफिशिएंसी बढ़े, उसके लिए किया। अखिलेश जी, मैं मानती हूँ, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ कि आपने तकनीक दी, आपने टेक्नोलॉजी दी, आपने सिस्टम को किया, लेकिन जो आरोप तो यही है कि जो आपके नेता लोग थे, जो आपके नेता और वर्कर्स थे, वो पुलिस के ऊपर उनकी दबिश रहती थी। पुलिस को आपने ताकत नहीं दी कि वो उस गुंडागर्दी को उसको रोक सके। ये नई सपा है और इसीलिए मैंने कहा नई हवा है, नई सपा है। और जहां तक सवाल कानून व्यवस्था का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जब इतने बेहतरीन काम सरकार में समाजवादियों ने किए हैं, चाहे 1090 दिया हो महिलाएं बेटियों की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। अगर कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप इस हमारे चैनल पर इस बात को कमिट करेंगे कि अगर आपके नेता, आपके एमएलएज, आपके कार्यकर्ता को आपने मतलब पुलिस पूरी छूट देंगे कि अगर उन्होंने कोई चीज गलत काम किया तो पुलिस को ये उनके ऊपर दबिश देने का अधिकार होगा? नहीं, कोई भी कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जो कानून के अंदर है। और अगर पुलिस भी अन्याय करेगी तो पुलिस के लिए भी कानून वही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगातार कोशिश करनी पड़ेगी कि पुलिस भी बेलगाम ना हो जाए। इसी लखनऊ में एप्पल में एक मल्टीनेशनल में काम करने वाले को गोली मार दी, गोरखपुर में एक व्यापारी कारोबार करने आया तो उसको गोली मार पीट करके मार दिया। हाथरस जैसा कांड हो गया, एक बेटी को परिवार चिल्लाता रहा, उसको आखिरी वक्त में कोई मौका नहीं दिया, दाह संस्कार कर दिया। तो जो आपको कानून व्यवस्था ठीक रखनी है, वहीं आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिनके हाथ में कानून है वो भी कानून को इतना ना उल्लंघन करें कि जनता के ऊपर ठोक दें। तो इसलिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में आपको भरोसा दिलाता हूं, कानून का राज होगा, कानून को कोई नहीं तोड़ेगा, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, चाहे कोई भी हो। अगर कानून को तोड़ोगा तो कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, मैं अभी परसों प्रियंका गांधी का इंटरव्यू कर रही थी और प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ कि हमें उनको सपोर्ट करना पड़ा तो हम करेंगे। उन्होंने बड़े क्लियर कट बोला कि हम अखिलेश जी को सपोर्ट करेंगे, हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें बीजेपी नहीं चाहिए। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के साथ साथ मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों को जो सीटें मिलने जा रही हैं, शायद किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, आप इतने मतलब उससे कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले चरण से ही जीत होना शुरू होने जा रही है। बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी के लोग गली गली घूम रहे हैं, विपक्ष के लोगों पे पाबंदी लगा रहे हैं, विपक्ष के लोग प्रचार न कर पाए और खुद बिना मास्क के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आप इस तरीके से कह रहे तो आपने कोई एक आकलन तो किया होगा कि आपको कितनी सीट्स आ रही है? जो पिटाई तो नहीं कहूंगा, एक विधायक की हुई, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें या किसी संबंधित विभाग से लोगों ने डिप्टी सीएम को दौड़ा लिया, अगर डिप्टी सीएम के साथ ऐसा व्यवहार हो जाए और जनता आक्रोश हो जनता के अंदर, तो हो सकता है, मैंने जो पहले दिन कहा कि गठबंधन और समाजवादी पार्टी 400 सीटें भी जीत सकती है। लेकिन एक बात बताइए कि आपने 2017 में आपको 47 सीटें आई, आप बहुत भी बढ़ जाएंगे, 100 बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी अगर घट भी जाएंगी तो 100 घट जाएंगी, फिर भी सरकार तो उनकी ही बनती है, बीजेपी की ही बनती है। जब पिछला चुनाव जो समाजवादी पार्टी जीती थी, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो मैं सदन में देखता था भारतीय जनता पार्टी के भी 47 विधायक थे और कभी कभी जब उपस्थिति थी 10-12 की उपस्थिति होती थी, जो 47 से 324-25 तक पहुंच सकते। तो हम 47-50 से नहीं 400 पहुंच सकते। वही जनता जिसको सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने,
आज वही जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से कि इन्होंने किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की, खाद नहीं मिल रही है, जानवर खेतों को बर्बाद किए दे रहे हैं, जानवर के एक्सीडेंट से जान जाए। पूरे देश में सांड की टक्कर से किसी की जान नहीं जा रही है। केवल उत्तर प्रदेश है जहां सांड के टकराने से या सांड के सींग से लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक मेरे पास 70 से ज्यादा की सूची है और 5 साल की न जाने कितनी बड़ी सूची होगी। सोचिए जिन्होंने जिम्मेदारी ली। बट आपने अपने लिए टारगेट 400 कुछ ज्यादा नहीं रख लिया? कुछ थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम कर सकते हैं? नहीं, 400 टारगेट कम नहीं है। मैं देखता हूं 47 से 324 जीत गए झूठ बोल करके। और कितना झूठ बोला इन्होंने। तो समाजवादी पार्टी ना, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है जो वर्ल्ड की नंबर 1 की पार्टी है, तो आपकी जो लड़ाई है दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी से आज की डेट में हो रही है। उनके पास बोलने वाले इतने हैं, उनके पास इतने नेता हैं। आप उठा के देख लीजिए उनके पास कितने नेता हैं, आपके कितने नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठ बोलने वाली पार्टी है। अगर दुनिया में सभी पार्टियों को देखा जाएगा, सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी, तो भारतीय जनता पार्टी निकलेगी। दुनिया में हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसके मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी से किसानों को कुचला हो, 4 किसानों को कुचल करके जान ले ली हो। देश की इकलौती पार्टी, दुनिया की इकलौती पार्टी जिसने अन्नदाता की जान ले ली हो, अन्नदाता को आतंकवादी कहा हो। किसानों को याद है, इस बार मैं कह रहा हूं जहां से चुनाव शुरू होने जा रहा है वहां किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहे हैं। अपने मान सम्मान का चुनाव है उनका। पूरा किसान, पूरा गरीब, नौजवान, हर वर्ग के लोग, व्यापारी, हर वर्ग के लोग खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा ये बताइए, तमाम जितनी पार्टियां और जितने नेता हैं सब लोग तमाम लोगों को ये फलसफा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि हम आपको रेवड़ियां जैसे बांटना कह सकते हैं कि इतनी नौकरी दे देंगे, इतना काम दे देंगे, इतना ये दे। पर ये सब होगा कैसे और आप कैसे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी वही कह रहे हैं, बीजेपी भी वही कह रही है। क्यों नहीं हो सकता? जब समाजवादी सरकारी नौकरियां देंगे आप? क्यों नहीं दे सकते? सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे सकते हैं? और मैं आपको 2-3 विभाग का उदाहरण दे सकता हूं। अगर दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने इतनी लाख नौकरी दी, अगर हम कहें कि इससे ज्यादा नौकरी दे सकते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में, सरकारी विभाग में जितने भी पद खाली हैं वो लाखों हैं। शिक्षा विभाग में ही लाखों हैं। अगर शिक्षा विभाग की भर्ती की जाए लाखों हैं, लाखों। और शिक्षा विभाग को अगर बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे तो उसमें लाखों नौकरी और निकल सकती हैं। इसलिए हम मैनिफेस्टो में जब अपना लेकर के आएंगे तो जितनी भी सरकारी नौकरियों के रिक्त स्थान है, रिक्त पद है, सभी को भरा जाएगा। अगर यही हम गिनती कर लेंगे तो लाखों हैं। और दूसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर करेंगे, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को में काम करेंगे, जब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम बढ़ावा देंगे तो नौकरी के साथ रोजगार के भी अवसर होंगे। इसीलिए एक बात आप शुरुआत में मैंने किया, हालांकि जो 300 यूनिट का किया वो तो एक अलग है। उसके बाद किसानों की सिंचाई माफ पहले भी की थी, फिर करने जा रहे हैं। लैपटॉप 18 लाख से ज्यादा बांट के दिखाए। और इस समय डिजिटल डिवाइड दिखाई देता है। कोरोना के समय पर जो गरीब परिवार थे उनके बच्चे पढ़ नहीं पाए लेकिन उनके मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। योगी जी तो यही कहते हैं कि ये नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन कितनी ट्रांसपेरेंसी से ये नौकरी देंगे? कुछ जिलों के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कुछ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को योगी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो झूठ बोलते हैं कम से कम 4.5 साल 5 साल में आंकड़े तो बताते। ये वही लोग हैं झूठे जिन्होंने ये कहा था कि नौकरी सबसे ज्यादा इस वर्ग को मिली है। इन्होंने कमीशन बैठाया और कमीशन बैठा करके चेक किया कि क्लास 4 क्लास 3 में किस जाति के लोग नौकरी ज्यादा पाए हैं। जिस समय इन्होंने पाया कि ये उनके कहने से और जो भाषण दिए थे वो गलत थे, उन्होंने आज तक कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। आखिरकार मुख्यमंत्री जी बताएं, क्या आपने जातियों की गिनती नहीं की थी? मुख्यमंत्री जी ने जातियों की गिनती कराई थी कि क्लास 3 में, क्लास 4 में किस जाति के कितने कितने लोगों को नौकरी है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि जो दूसरों पे जाति का आरोप लगाते हैं उन्होंने खुद गिनती कराई थी। वो गिनती कब जनता को बताएंगे कि क्या गिनती है? आप क्लास 2 की और क्लास 1 की गिनती करके कब बताएंगे? तो गोरखपुर में आप भी तो योगी जी के खिलाफ ब्राह्मणों को लेके आए हैं। नहीं, सवाल जात का नहीं है। अगर कोई मुझसे टिकट मांगेगा, वो परिवार वो है जिसके साथ धोखा हुआ, वो परिवार वो है जिसको बीजेपी ने अपमानित किया।
अगर वो परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ता है तो समाजवादी पार्टी जोड़ेगी उस परिवार को। अच्छा, ये बताइए कि जितने भी जो उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट गवर्नमेंट जितनी भी तरीके के लोगों को पैसे दे रही है, चाहे किसान निधि दे रही है, जो भी कुछ दे रही है, आपके टाइम में वो सब कायम रहेगा? आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि ये तो हम देते ही रहेंगे, कुछ और भी देंगे? नहीं, जो मैं तो कहूंगा, क्योंकि 2 योजनाएं जो केंद्र सरकार और कई योजनाएं केंद्र सरकार की होती हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल फंडिंग होती है। मैं तो सेंट्रल से ये कहूंगा, और कई बार मैंने मांग की कि स्टेट गवर्नमेंट को और मदद करें। अगर ये राशन दे रहे हैं तो राशन केवल मार्च तक ना हो, राशन आगे तक हो। समाजवादी पार्टी की मांग होगी इससे ज्यादा पौष्टिक आहार गरीब को कैसे मिले, वो करेंगे। और जो राशन दे रहे हैं, कम से कम ये बताएं, अगर हर परिवार को एक नौकरी दे दी होती तो शायद आपको राशन नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप राशन दे रहे हो तो मार्च तक नहीं रुके, समाजवादी सरकार आएगी, इससे बेहतर इंतजाम और व्यवस्था करने का काम करेंगे। जहां तक किसान सम्मान राशि है, इनसे बोलिए कि आप खाद क्यों नहीं दे पाए? महंगी खाद दी, खाद की जरूरत थी कि 500 रुपए की जरूरत थी? हाँ, अगर आप 500 रुपए सम्मान राशि दे रहे हैं तो उसे सस्ती खाद भी उपलब्ध करानी चाहिए थी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने ये डिसाइड किया कि समाजवादी पार्टी का कौन कैंडिडेट होगा योगी जी के सामने? बहुत जल्दी उस पर भी विचार कर लेंगे, क्योंकि कई लोगों ने टिकट मांगा था। समाजवादी पार्टी हर बार चुनाव लड़ती है और इस बार समाजवादी पार्टी बहुत जानकारी कर करके प्रत्याशी उतारेगी। नहीं, मतलब आपका प्रत्याशी क्या बहुत हैवी वेट होगा या क्या होगा? समाजवादी दे दीजिएगा। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। और सबसे अच्छी बात यह कि गोरखपुर की जनता इन्हें हराने जा रही है, क्योंकि गोरखपुर की जनता पूछेगी, हम मेट्रो पे चल नहीं पाए, बारिश में हुई तो हमें नाव में चलना पड़ा, महीनों हमें मोहल्ले में रहना पड़ा, कूड़ा है, ट्रैफिक जाम नहीं उठा पाए, बिजली की व्यवस्था नहीं ठीक कर पाए, और सड़कों पे जिस तरीके से जानवर घूम रहे हैं गोरखपुर में। गोरखपुर कम से कम चमक जाता शहर, मुख्यमंत्री का आखिरकार शहर था। उन्होंने जो शहर की दुर्दशा की है उसके लिए जनता को और गोरखपुर की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और किसी मुख्यमंत्री ने इतना मुआवजा नहीं उठाया होगा, अपनी ही चीज को सरकार को दे दी और उसकी भी वाहवाही ले ली कि हमने सड़क चौड़ी करने दी। लेकिन बताएं मुख्यमंत्री जी मुआवजा कितना लिया है? अगर वाहवाही ले रहे हैं आप कि आपने अपने मठ की कुछ जमीन दी है, तो कम से कम जनता को ये तो बताएं कि आपने जो जमीन दी है सरकार को, उसका मुआवजा कितना लिया आपने? अच्छा, ये बताइए, पहले मुख्यमंत्री होंगे जिसने इतना मुआवजा उठाया होगा सरकारी, इतना सरकारी मुआवजा किसी ने नहीं उठाया। एक बात बताइए अखिलेश जी, कि कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी के बीच में सीटों को लेकर काफी खटपट चल रही है, क्या वो सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई? अक्सर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब गठबंधन होते कुछ सीटों को लेकर के बातचीत होती है, कुछ अपने वर्कर्स को, क्योंकि वो वर्कर मेहनत कर रहा होता है, कई दिनों से कर रहा होता है, तो इसलिए कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन सब चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। कांग्रेस ने पिंक मैनिफेस्टो लेके आए, यूथ मैनिफेस्टो लेके आई है कांग्रेस। महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है प्रियंका गांधी का। सपा समाजवादी पार्टी कितनी महिलाओं को टिकट दे रही है? कांग्रेस ने जितनी भी महिलाओं को टिकट दी सबको हारने के लिए टिकट दी है। समाजवादी पार्टी जितनी भी महिलाओं को टिकट देगी जीतने वालों को टिकट देगी। और जहां तक मैनिफेस्टो की बात है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा माताओं बहनों के लिए अलग से योजनाएं शामिल की हैं। आने वाले समय में मैनिफेस्टो में आप देखेंगे एक सेक्शन में, एक मैनिफेस्टो में, कि जहां पर महिलाओं के लिए अलग से चीजें होंगी। एक अल्टीमेटली आप मुझे यहाँ तो ये बता के जाइए ना कि अल्टीमेटली आपके दिमाग में कितनी सीट्स हैं, कि आपको कितनी सीट्स मिल रही है? जो किसान नाराज है खाद को लेकर के, उसकी पैदावार को कीमत नहीं मिल रही, नौजवान जिस तरह नाराज हैं, जिस तरीके से डिप्टी सीएम को अपमानित होना पड़ रहा है, जिस तरीके से इनके विधायकों के सामना आक्रोश का करना पड़, जनता के आक्रोश का करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि गठबंधन सब मिलकर के 400 के लगभग सीटें जीतेंगे। केशव मौर्य कह रहे हैं कि मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जासूस आपकी पार्टी में फिट कर रखे हैं। वो अपने क्षेत्र में जासूस क्यों नहीं लगाए कि महिलाओं ने उन्हें पीट दिया होता, महिलाओं ने घेर लिया भी, तो कम से कम अपने क्षेत्र में तो ये रखें कि जनता जहां नाराज है वहां ना जाए। ऐसे जासूस अपने क्षेत्र में छोड़ें कि जहां जनता नाराज है वो खुद स्वयं ना जाए। और फिर ये थे क्या, एक स्टूल वाले थे मुख्यमंत्री, कहने को डिप्टी सीएम थे, लेकिन क्या किया काम उत्तर प्रदेश की सब सड़कें बर्बाद कर दी। जो काम कभी समाजवादियों की सरकार में शुरू हुआ था वो तक पूरा नहीं कर पाए। और भूल जाइए सब कुछ, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना, इन्हें पूछा ही नहीं गया ये है कौन। मतलब आप उनको
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मानते ही नहीं, नहीं हैं नहीं, आप? हम तो मानते हैं, जनता मानती है, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ डिप्टी सीएम मानते हैं? उन्हें एक स्टूल देते हैं, उनके नाम की तख्ती लिख गई थी, तख्ती उखाड़ के फेंक दी, एक कुर्सी पे बैठ गए, आज तक दोबारा उस कुर्सी पे नहीं बैठ पाए, तो क्या है डिप्टी सीएम? और खुशी की बात तो यह कि डिप्टी सीएम ने लखनऊ के एक एलडीए के काम की जांच करने के लिए कहा कि मुख्यमंत्री ने क्यों भेज दिया। अगर डिप्टी सीएम किसी बेचने को लेकर के आरोप लगाए मुख्यमंत्री पर, तो क्या कल्पना कर सकते हो, क्या सरकार चल रही होगी? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उन दोनों के बीच में, योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में को बहुत अच्छा रिश्ता नहीं? मैं जानता हूं कि जब कभी भी समाजवादी लोग कोई बात कहते हैं या मैं कहता हूं तो डिप्टी सीएम को आगे इसलिए करते हैं क्योंकि पिछड़े हैं, वो जानते ही नहीं है कि पिछड़े इसलिए दे रहे हैं, और उन्हें यह पता होना चाहिए पिछड़ों का सम्मान हुआ नहीं है। अगर उनकी भी इच्छा है समाजवादी पार्टी में आने के लिए, तो उनके लिए भी एक सीट हम रखे हुए हैं, जब चाहे तब आ जाएंगे। थैंक यू अखिलेश जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।